अच्छा, खिलाफत मूवमेंट जब शुरू हुई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर ने जब इसको शुरू किया, तो इस खिलाफत मूवमेंट में बड़ी चैलेंजेस इनको आई। एक तो ये कि इस मूवमेंट में मुसलमान शामिल हुए जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए जो लड़े, लेकिन दूसरा ये कि इसमें कांग्रेस शामिल हुई। गांधी ने खुद अनाउंसमेंट की, वो खुद खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा बन गए। उससे दिलचस्प बात यह कि कायद आज़म खिलाफत मूवमेंट में शामिल नहीं हुए और उन्होंने इसकी मुखालफत की। उससे दिलचस्प बात यह कि अल्लामा इकबाल शुरू में खिलाफत मूवमेंट में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट को छोड़ दिया, लेफ़्ट किया और उसकी मुखालफत भी की, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात और इवेंट्स पेश आने लगे, जिसमें एक मशहूर वाक़या इस दौर का अगर आप देखें तो एक चोरा चोरी इवेंट है जो उन्होंने जेल पर हमला किया बागियों ने, और एक जो है जलियांवाला बाग ट्रेजिडी है जो जनरल डायर ने लोगों को मारा वहाँ सिविलियन को। तो ये जब इस किस्म के वाक़यात आने लगे और जो गांधी ने मूवमेंट चलाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का ही हिस्सा थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिससे मकसद है कि वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के साथ कोई तावन नहीं करेंगे और अंग्रेज़ों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी बायकाट किया उन्होंने अंग्रेज़ों की इस्तेमाल की चीज़ों से। ये सब एक लिहाज से बगावत का और एक लिहाज से तहरीक जो है उभरी, उसका हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान होने लगा। नतीजा ये निकला कि 1924 में खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गई, खिलाफत उस्मानिया टूट गई और कमाल अतातुर्क को उन्होंने वहाँ इंट्रोड्यूस करा लिया, तुर्की को मॉडर्न तुर्की उन्होंने बना लिया, खिलाफत उस्मानिया का दौर हो गया ख़त्म 1924 में, 1924 में। 1924 के बाद फिर अब जो सरगर्मियाँ थी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो ये कि अब हिंदुस्तान का आइन कैसे बनाया जाए, यानी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, ट्रीटी पहले साइन हुआ था, क्या नाम था उस ट्रीटी का? उसका कुछ नाम है, किसी शहर में साइन हुआ था, सैरियल करके कुछ इस तरह नाम है, मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा, आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन ऑफिशियली जो उसका एंड हुआ ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब वो बहाल हुआ, यानी कमाल अतातुर्क की जब हुकूमत बहाल हुई, तो ऑफिशियली तो तब से कहा जाएगा ना। जैसे सिंध बम्बई से अगर सेपरेट हुई तो 1935 के एक्ट में हुई, लेकिन अगर ऑफिशियली आप देखें तो 1936 में हुई, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन तब हुई। हाँ पूछे। उसके फौरन बाद गुजरात मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत सारे मुसलमान अफगानिस्तान चले गए। अब्दुल कलाम ने बोला कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। तो आप मतलब इट वाज राइट डिसीजन टू से स्टार्ट। नो, इट वाज नॉट अ राइट डिसीजन। मैं कायद आज़म की उस बात की हिमायत करता हूँ जिसमें जिन्ना साहब का ये मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तान ख़ुद आज़ाद नहीं है। वी इंडियंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम तुर्की को जो है वो सेफ करें। एक लिहाज से अगर देखा जाए, देखें हर बात के दो एंगल्स होते हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एक लिहाज से पॉलिटिकल अवेयरनेस तो लोगों में आई, लोग एक्टिव हुए, लोग जो है ना वो कुछ करने के लायक हुए और स्ट्राइक्स, और एक लिहाज से गवर्नमेंट के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे जो कि होने ही थे, ज़ाहिर ब्रिटिश पर पार्लियामेंट था, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो वो नुकसानात साबित हुए। नहीं, इसका फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। देखें असल में बात ये होती है कि जो लीडर्स होते हैं ना, ये नहीं देखा जाता कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूँ, तैयब उर्दगान जब तुर्की में फ़ौजी बगावत हुई तो तैयब उर्दगान जेल में थे, तो तैयब उर्दगान ने सिर्फ वहाँ से, या कहीं और थे, कहीं भी और थे, वो तुर्की से बाहर कहीं थे,
तो उन्होंने सिर्फ मीडिया पर एक बात पहुंचा दी कि जो है वो लोग पब्लिक बाहर निकले और रेजिस्ट करें मिलिट्री के सामने। तो उसकी आप देखिए कि कितनी बड़ी बगावत हुई, 350 के करीब लोग मारे गए, लेकिन एक लिहाज से तुर्की को उन्होंने फ़ौज से सेव कर लिया। तो ये नहीं होता कि लीडर कहाँ से अनाउंसमेंट कर रहा है, बात ये होती है कि अनाउंसमेंट क्या है और वो कौन कर रहा है। प्लेस अहम नहीं है, अनाउंसमेंट और वो पर्सन अहम है। तो इस लिहाज से मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर एक लिहाज से हिंदुस्तान में नुमायाँ उनका किरदार था, और वो हमदर्द न्यूज़पेपर पहले उनकी पब्लिश होती थी और पब्लिक में वो आम हैसियत से था। तो इस लिहाज से जी उसमें कुछ ये था कि जो ओटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया गया और 100 साल का एग्रीमेंट हुआ था टर्की और उसके साथ, क्या अभी तो 2023 आ गया, ऑलमोस्ट नहीं होगा उसमें। सऊदी की भी इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। असल में देखें, तुर्की का बुनियादी तौर पर जो एग्रीमेंट है उसमें सऊदी भी इन्वॉल्व था, और इस तरह के एग्रीमेंट्स जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होते। खैरपुर और बहावलपुर स्टेट पाकिस्तान में मर्ज हुए थे इन वन यूनिट 1956। बिफोर दैट खैरपुर वाज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। ये तय पाया था कि पाकिस्तान, बेटा बात नहीं करें आप, बहावलपुर, तो ये तय पाया था कि खैरपुर का जो महल है फैज़ महल, पाकिस्तान का जो पहला सदर बनेगा एक दिन वहाँ स्टे करेगा, ठीक है, और जहाँ स्टे करेगा उस रूम का नाम ही है सदर प्रेसिडेंट रूम। तो भुट्टो साहब तक वहाँ प्रेसिडेंट्स आते थे, उसके बाद नहीं आते। माइट इज़ राइट वाली बात है ना, अब चीज़ें बदल गई, हालात बदल गए, सिचुएशंस बदल गई। तो इस लिहाज से फिर जो दौर होता है और जो प्रैक्टिकल होता है उसको जो है ना वो सोसाइटी के नॉर्म्स बन जाते हैं, उस लिहाज से उसको देखा जाता है। बहरहाल खिलाफत मूवमेंट के बाद जो हिंदुस्तान में अहम इवेंट था वो ये कि हिंदुस्तान का आइन कैसे बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए वो कैसा हो। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आई। साइमन कमीशन ने 1927 में आके तजावीज़ दी कि आइन कैसे बनाया जाए, और जो उन्होंने तजावीज़ दी और साइमन कमीशन की क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरह थी, उसके मेंबर्स इस तरह थे, तो लिहाजा ये नतीजा निकला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने, दोनों ने रिजेक्ट कर लिया साइमन कमीशन को। 2 दफ़ा साइमन कमीशन आई, दोनों दफ़ा वो रिजेक्ट हुई। उसकी वजह ये थी कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मौक़िफ़ था कि इस साइमन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो सारे जो है वो बाहर के हैं, इंडियंस नहीं हैं। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, यानी ये सब चीज़ें वो आ रही हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तजावीज़ हैं। नेहरू रिपोर्ट आई और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट जो मैंने पहले बताया वो रिजेक्ट किया गया, 1/3 रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट किया गया, और उसके अलावा 1/4 मेजॉरिटी के साथ आइन में जो तब्दीली थी 3/4 मेजॉरिटी के साथ, वो उसमें जो है वो रिजेक्ट हुई। और वो तमाम डिमांड्स जो मुसलमानों की फेवर में थी नेहरू रिपोर्ट में वो सब रिजेक्ट हुई। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स दी, और कायद-ए-आज़म ने अपनी 14 पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट दी, जिसमें लखनऊ पैक्ट को उन्होंने हिस्सा बनाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट और ये सब जो लखनऊ पैक्ट की पॉइंट्स थी, जो फीचर्स थे, वो सब उसका हिस्सा बने। और उसके अलावा सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, सूबों की खुद मुख्तियारी हो। इस तरह के जो है उन्होंने इस तरह पॉइंट्स अपनी देकर आइन तजवीज़ दिया, और 1935 में इंडिया में लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमारे क्लास की टाइमिंग कब तक है? 5:30 तक, ठीक है, 5:30 ना। अच्छा, तो उसके बाद जो है उन्होंने 1935 का एक्ट बनाया, और जिना की 14 पॉइंट्स में से मेजर पॉइंट्स उसका हिस्सा बनी, और उसके बाद उन्होंने सिंध को बम्बई से भी अलग किया, और फिर 1935 में जो है इंडिया का लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो इंट्रोड्यूस हुआ उसकी बहुत एक अहमियत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, बिकॉज इट वाज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया, एंड इट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ both independent countries, Pakistan and India, because after the independence both countries adopted the constitution of 1935 with some amendments, with new name, Pakistan given its name of Indian Independence Act 1947। तो उन्होंने फिर उसमें कुछ तब्दीलियाँ की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया,
वाइसराय वाज रिप्लेस्ड विद द गवर्नर जनरल। इस तरह करके उन्होंने 1947 का एक्ट इंट्रोड्यूस कराया। 1935 के एक्ट के बाद हिंदुस्तान में 1937 में इलेक्शंस हुई, और वो इलेक्शंस ऐसी इलेक्शंस हुई जिसमें मुस्लिम लीग बहुत ही बड़ी हद तक हार गई, और कांग्रेस अगर देखा जाए तो उसने भी कोई ज़्यादा वोट्स नहीं लिए। वोट्स ले गए मुस्लिम लीग के, यानी जो, क्योंकि जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मुसलमानों के वोट्स थे, वो ले गए आज़ाद उम्मीदवारान, जिसमें AK फजलुल हक बंगाल से थे, जिसमें सिकंदर हयात पंजाब से थे, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सिंध से थे, काजी ईसा जो काजी फ़ायज़ ईसा के फादर थे, काजी फ़ायज़ ईसा इज़ अ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उसके जो है फादर जो थे वो बलूचिस्तान से जीते। तो कायद-ए-आज़म ने इन सब के साथ एग्रीमेंट्स किए, इन सब को मुस्लिम लीग में शामिल किया, और एक लिहाज से मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से ही वो दोबारा हुकूमत में शामिल होने लगे। तो 1937 के इलेक्शंस के बाद जब इंडिया में हुकूमत बनी तो उस हुकूमत में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई और कांग्रेस भी शामिल हुई, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के हुकूमत बनाई। 1939 में एक और अहम वाक़या पेश आया, कौन सा? यौम निजात दोनों ने बताया, लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। डे ऑफ डिलीवरेंस, वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई 1939 में। देखें, ये इंटरनेशनल इवेंट से बड़े असर पड़ते हैं, हमारे ऊपर असर पड़ते हैं, दुनिया तो ज़ाहिर है हर जगह असर पड़ते हैं, सिर्फ मुल्कों पर नहीं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर, फैमिलीज़ पर असर पड़ते हैं। कोरोना वायरस के इंडिविजुअल असरात थे, अगर आप देखें इकोनॉमिकल क्राइसिस हर लिहाज से असर था। तो जो इंटरनेशनल बड़े बड़े इवेंट हैं उसका हम सब पर पड़ता है असर। 2 दिन पहले, आज 12 सितंबर है, कल यानी 11 सितंबर पर एक अहम इवेंट हुआ था, 9/11 हुआ था। और पाकिस्तान में कौन सा इवेंट हुआ था? कायद-ए-आज़म की डेथ हुई थी। तो इस तरह चीज़ों को याद रखें, इवेंट्स को, खासकर MCQs में इस तरह सवाल आएंगे आपको, जितने भी आएंगे इस तरह आएंगे। पिछली दफ़ा मैं आपको बताऊँ, पिछली से पिछली दफ़ा जो करंट अफेयर का पेपर था, उस सारे पेपर के जो 20 सवाल थे वो मिडिवल हिस्ट्री और मुग़ल हिस्ट्री और पाकिस्तान मूवमेंट से थे, और एक सवाल वो भी था जो एंशियंट हिस्ट्री का था, जिसका नाम था, सवाल था, मुझे अभी जहन में आ रहा है कि अर्थशास्त्र बुक का ऑथर कौन है? आपने सुना है बुक अर्थशास्त्र? किसी ने सुनी है बुक? आपने सुनी है अर्थशास्त्र बुक? ऑथर का नाम है कौटिल्य चाणक्य। ये बुक उन्होंने लिखी जब टैक्सिला यूनिवर्सिटी, यानी ये समझ लें कि आज से 3000 साल पहले की बुक लिखी हुई है। नहीं, मोहनजोदड़ो के बाद, क्योंकि मोहनजोदड़ो 4500 साल है, वो इंडस वैली है, वहाँ का असल में जो स्क्रिप्ट है वो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन टैक्सिला और ये बात का, ये चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी का है। अप्रॉक्सीमेटली मैं समझ रहा हूँ कि 300 BC, यानी 2023 निकाल लें और 300 मज़ीद इजाफी कर लें तो कितने हो गए? 2000 और 300 कितने हो गए? 2300 हो गए। तो समझ लें कि 2300 ईयर्स एगो जो बुक लिखी गई, उस बुक का करंट अफेयर में सवाल पूछा गया, उस बुक के ऑथर का। ये बुक उन्होंने कौन से टॉपिक पर लिखी है? यानी जो बुक लिखी है उन्होंने अर्थशास्त्र, और उर्दू में उसका तर्जुमा मौजूद है हमारे पास, शायद यहाँ मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगी आम जगहों पर। तो उसका मौजू क्या है? उन्होंने वो अर्थशास्त्र किस चीज़ पे लिखी है? अर्थ ज़मीन को लिखा है। अर्थशास्त्र वो बुक जो है वो संस्कृत में उन्होंने लिखी है, और उर्दू में तर्जुमा है आपके लिए इंग्लिश। जी क्या कह रहे हैं? एक लिहाज से उन्होंने लिखा है कि हाउ टू रन द कंट्री, मुल्क को कैसे चलाया जाए। बादशाहों को उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि कैसे चलाया जाए। कहा जाता है कि हमारे पॉलिटिशियन बाज़ उस किताब से डिसीशंस भी लेते हैं अपने हुकूमत के रूल में। तो बहरहाल कौटिल्य चाणक्य। अच्छा, तो ये सब सवाल इस तरह आते हैं, तो इस तरह चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ें कि कौन सा इवेंट कब पेश आया, क्योंकि एक एक मार्क जो है ना वो बहुत कीमती होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर 37 के बाद 1939 में जो है
वो हुकूमत तो एक लिहाज से थी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई। वर्ल्ड वार 2 में सेम ग्रुप्स हैं, एक्सिस और अलाइस, सिर्फ बस जापान को यहाँ से निकाल के यहाँ रख ले, ठीक है। और ज़ाहिर है उसमें हालात अलग थे और उसमें लीडर्स अलग थे। सबसे ज़्यादा जो इसका क्रेडिट जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार को, वो हिटलर को जाता है, जो जर्मनी के चांसलर थे। हिटलर जिन्होंने फिर आखिर तक वो लड़ते रहे और फिर मारे गए बागियों से, कॉमरेड जो चाइनीज़ थे। बाज़ ने लिखा है कि उन्होंने सुसाइड किया, बाद ने लिखा है कि वो मारे गए, क्योंकि चाइनीज़ जो सीसीपी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी माओजी तुंग की, तो ज़ाहिर है वो भी उसमें चाइना इन्वॉल्व था, तो वो कॉमरेड सब उनसे लड़ने के लिए और भागने मारने के लिए तैयार थे। रशिया जो आपने बात बताई, तो रशिया यूएसएसआर बन चुका था, तो वो भी उसमें शामिल थे, तो स्टालिन और ये सब, तो एक लिहाज से बहुत बुरी तरह जो है वो उनको शिकस्त हुई थी। और आखिर में जापान ने सरेंडर नहीं किया, तो उन्होंने यूएसए ने जो है वो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंका, एटम बम। एक बम का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फेट मैन। तो वो दोनों एटम बम पहली दफ़ा इंसान की तारीख में जो है वो इस्तेमाल हुए, जिसके बाद जंग ख़त्म हुई और जापान ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई उसका एक अहम जो रीज़न था वो एक वाक़या था, और वो एक ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल विच वाज साइंड इन 1919। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ख़त्म हुई तो इनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हुआ जो वुड्रो विल्सन ने करवाया था। ही वाज अमेरिकन प्रेसिडेंट 1919, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। उस ट्रीटी में ये तय हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में नुकसान हुआ है जितना भी इन ममालिक का, उस सब का ज़िम्मेदार जर्मनी है और जर्मनी जो है उसका मुआवजा अदा करे। नतीजे में नाजी पॉलिटिकल पार्टी और जर्मन में नाजीज़म और कौमियत का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और उन्होंने फिर उसकी बहुत ही बड़ी हद तक तैयारी करके दूसरी जंग का वो सबब बन गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की सेकेंड वर्ल्ड वार की अगर आप रूट्स देखेंगे तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मौजूद थी, क्योंकि इवेंट्स से कनेक्टेड होते हैं तारीख में। ऐसे मिसाल अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें, 1971 का अगर आप वाक़या देखें कि बंगाल जो हमसे अलग हुआ 1971 का, अगर उसकी रूट्स कॉजेज़ में आप जाएंगे तो 1971 के वाक़े की रूट्स आपको 1947 में ही नज़र आएंगी, क्योंकि आपने एक ऐसे सूबे को अपना हिस्सा बना लिया जो आपसे 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। मतलब आपसे 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, बीच में इंडिया है जिससे आपकी बनती नहीं है, वो मुल्क है और वो बाउंड्री उसकी अलग है, वो मैप में आपसे अलग है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि उसका सूबा इस तरह हो जैसे हमारा सूबा है। तो उसके रूट कॉजेज़ 1947 में ही मिलते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स की वजह से होते हैं। तो 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई उसका मेन सबब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही शुरू हुई तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हो गई। हिंदुस्तान की जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी उसने फ़ौरन 1939 में गवर्नमेंट के ओहदों से इस्तीफ़ा दिया इन 1939, और मुस्लिम लीग ने इस सिचुएशन से फ़ायदा लेते हुए अंग्रेज़ों को इस बात पे एग्री किया कि आप हमारी डिमांड्स कुछ माने वरना हम भी जो है आपसे अलीदगी इख्तियार करेंगे। नतीजा ये निकला कि 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन हुआ, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए क्योंकि अच्छा एक और बात यहाँ पर आप कनेक्ट करें कि बुनियादी तौर बोला जाता है कि अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा और जिन्ना ने उसकी ताबीर की। वो ख्वाब ये था कि 1930 में इलाहाबाद एड्रेस, अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में एक स्पीच की। उस वक्त वो मुस्लिम लीग के सदर थे। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हैं इन्हें जो है मुस्लिम मेजॉरिटी के, इन्हें जो है इंडिपेंडेंट हैसियत दी जाए। और यही बात लाहौर रेजोल्यूशन में प्रैक्टिकली जो है थियोरेटिकली तय पाई, थियोरेटिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली तो 1947 में हुआ। तो लाहौर रेजोल्यूशन में ये चीज़ हुई। लाहौर रेजोल्यूशन 2 दिन हुआ, 22 मार्च और 23 मार्च 1940।
2 दिन ये सेशन चला। इट वाज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग और ये 27वां सेशन था, 27th सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द MCQs दैट इन विच सेशन लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड। 1940 में हुआ, ठीक है, आपको पता है। लाहौर रेजोल्यूशन हुआ, आपको पता है। कौन सा रेजोल्यूशन हुआ, क्या हुआ इसमें, आपको पता है। लेकिन मुस्लिम लीग का ये सेशन कौन सा था? तो इट वाज 27th सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। और उसके 1 साल बाद उसी लाहौर रेजोल्यूशन का नाम चेंज करके पाकिस्तान रेजोल्यूशन रखा गया। और 28वां सेशन और मद्रास में वो हुआ 1941 में, 1941 में। और उसके बाद जो है फिर 1942 में हिंदुस्तान में एक नया मिशन आया। क्या नाम है उसका? कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान। और क्रिप्स मिशन ने जो है 1942 में ये ऑफ़र दी कि वो हिंदुस्तान उनको सपोर्ट करे, बरतानिया को, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। और वो जंग ख़त्म होने के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दे देंगे, जिस पे उन्होंने एग्री नहीं किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अब वो जर्मनी के हाथों में चले जाएं। क्योंकि अगर जर्मनी और जापान जंग जीत जाए बरतानिया से तो हिंदुस्तान का क्या होगा, लिहाजा वो इस पर एग्री नहीं हुए। और फिर 1943 में लॉर्ड वेवेल आए और 1945 में जो है 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। और शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद 1946 में और 45-46 में इलेक्शंस हुए, 7 के दरमियान इलेक्शंस हुए। और इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की सीट्स थी वो सूबों में भी रिज़र्व कर गई और मरकज़ में भी रिज़र्व कर गई। लिहाजा 1946 में जो हुकूमत बनी, गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आ गई। और क्योंकि कायद-ए-आज़म उसके प्रेसिडेंट थे और 1946 और उसके बाद जो है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जो कि मैंने पिछली क्लास में शायद पढ़ाया था आपको। कैबिनेट मिशन प्लान क्लियर है या मैं भी बताऊं? अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। और क्योंकि बरतानिया की काबीना की तरफ से ये मंसूबा बनाया गया, जिसके 3 मेंबर्स थे, सर स्टीफेन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और एक कोई और थे, लॉरेंस पैथिक, 3 मेंबर्स थे इसके। और जिनका बुनियादी मकसद था कि हिंदुस्तान में उन्होंने एक मंसूबा इंट्रोड्यूस कराया, जिसका तरीका ये था कि उन्होंने ये तजवीज़ दी कि हिंदुस्तान को हम तकसीम नहीं कर रहे हैं, 3 हिस्सों में बना रहे हैं, 3 ग्रुप्स में बना रहे हैं। एक ग्रुप बी, एक ग्रुप सी, एक ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में वो मेंबर्स शामिल हुए जो मौजूदा हिंदुस्तान के अक्सरत के सूबे हैं, वो ग्रुप ए में शामिल हुए। ग्रुप बी जो है पाकिस्तान के सूबे शामिल हुए। और ग्रुप सी में बंगाल और आसाम शामिल हुए। यानी ये सूबे इन ग्रुप्स में शामिल हुए। इन सूबों का मरकज़ सेंट्रल एक होगा, फेडरल जो होगा वो उनका एक होगा, लेकिन ये ग्रुप इसका हिस्सा होंगे। ये सूबे इन ग्रुप्स के मेंबर होंगे। अगर 10 साल बाद ये सूबे चाहें, अगर कोई सूबा चाहे कि मैं अपना ग्रुप चेंज करूं तो 10 साल बाद वो चेंज कर सकता है, लेकिन 10 साल तक वो सेम ग्रुप में रहेगा। दिस इज़ बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान विच वाज गिवन इन 1946। आपको ये समझ आ गया? तो ये हिंदुस्तान यूनाइटेड रहेगा, मरकज़ एक रहेगा। वो अंग्रेज़ चले जाएंगे, अंग्रेज़ हुकूमत इंडियंस को यानी मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को दे के खुद चले जाएंगे, इनको आज़ादी दे देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की स्ट्रक्चर इस तरह होगी। आपको क्या लगता है, ये अच्छा था या जो हुआ वो अच्छा था? और अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस मंसूबे में आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर क्या मुस्लिम लीग को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कायद-ए-आज़म को, या रिजेक्ट करना चाहिए? करना चाहिए था, अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया? कायद-ए-आज़म ने इसको एक्सेप्ट किया। दिलचस्प बात यह है, यानी आप देखें कि 1947 में कायद-ए-आज़म, 1946 में कायद-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड इंडिया में रहने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप मुसलमानों के मसाइल हल करें। और इससे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया।
इसलिए तारीख में जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। तो आप किसी ऑथर ने लिखा है कि अगर एक कायद-ए-आज़म कांग्रेस में होते और 100 गांधी और नेहरू मुस्लिम लीग में होते तो पाकिस्तान नहीं बन पाता, हिंदुस्तान तकसीम नहीं होता। सर इसमें तो कायद-ए-आज़म ने एक्सेप्ट करके रद्द किया मेरे ख्याल में। कैसे? अगर अगर लेट्स सपोज अगर इसको खुदा न खास्ता कांग्रेस मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जो पूछता है बुक में तो ये लिखा हुआ दोनों रिजेक्ट करती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है बहुत कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रिजेक्ट कर रहे हैं। इन सेंस वो अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्रिटिश चले जाते हैं। Once British left करते इंडिया से, तो we definitely know that India was a Hindu Muslim majority country और हमारे उनके साथ ताल्लुकात हमने तकरीबन 6-7 हुकूमत भी किया था and you got up on it with this authority और वो कभी नहीं चाहते और फिर दब के हिंदू के बीच में जाते और उनसे आज हुकूमत करते हो। ये मैं आपको इस बात का क्या जवाब दूँ? अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के मुसलमानों की ज़िंदगी बेहतर है या इंडिया के मुसलमानों की ज़िंदगी बेहतर है? ये आप जज्बाती होकर मुझे बता रहे हैं। आपको पता है कल परसों G20 मेंबर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो इंडिया में हुई है, मोदी ने उसको होस्ट किया है। बात ये नहीं होती कि हु इज़ द रूलर, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान का रूलर मुसलमान है, सेक्युलर है या कोई और है। हम आवाम क्या चाहते हैं? आवाम रिलीफ चाहता है। आवाम हुकूमत 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है और चीनी और आटा महंगा मिलता है तो पब्लिक की ज़िंदगी ख़राब है। आप इस बात को समझें बेटा, मैं ग्रास लेवल लूट की बात कर रहा हूँ, इस बात को समझें। बुनियादी बात यह है कि अगर हिंदुस्तान के रहते हुए, हिंदुस्तान में होते हुए अगर लोगों के मसाइल हल थे, मुसलमानों के मसाइल हल होते, तो मेरे लिहाज से ये बात बेहतर थी इस सेंस में कि ये कायद-ए-आज़म का भी फैसला था। चले अगर आप नहीं मानते, चले आप वो हो, चले आप बता दीजिएगा, बाद में मैं अपनी बात पूरी कर दूँ, ठीक है? तो 1946 में जो ये जिना का ये फ़ैसला था 1946 का, इसको एक्सेप्ट कर देना। यहाँ से एक बात मतलब सामने आ रही है कि जिना साहब यूनाइटेड इंडिया में रहने के लिए तैयार थे, लेकिन ये बात आयशा जलाल ने अपनी किताब में लिखी है, द सोल स्पोक्समैन किताब का नाम है। जिना साहब पर उन्होंने किताब लिखी है जिना द सोल स्पोक्समैन, और ये सेम बात जो है जसवंत सिंह जो इंडियन पॉलिटिशियन हैं, MNA रहे हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी मोदी की पार्टी के, जिन्होंने ये बुक लिखी थी इंडिया पार्टीशन जिना। बुक का नाम है इंडिया पार्टीशन जिना। और इस बुक में भी उन्होंने सेम बात लिखी कि हिंदुस्तान को जो तकसीम की ज़िम्मेदारी है, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, जो माइग्रेशन हुई, जो इतने इश्यूज़ हुए, इस सब के ज़िम्मेदार गांधी और नेहरू हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को, यानी कांग्रेस है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। जिन्हें की 2-3 बातें सामने आती हैं। एक 1916 का लखनऊ पैक्ट, आप देखें कि वो दोनों को मसाइल हल करके मुत्तहद करना चाहते हैं। दूसरा 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। इन दोनों से साबित होता है कि कायद-ए-आज़म एक लिहाज से मुसलमानों के मसाइल को हल करना चाहते थे इन यूनाइटेड इंडिया, लेकिन कायद-ए-आज़म का ये भी था कि अगर आप हमारे साथ एग्री नहीं करते और आप मुसलमानों को एक्सप्लॉइट ही करना चाहते हैं और मुसलमानों के हकूक़ को आप तस्लीम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके रास्ते अलग हैं और हमारे रास्ते अलग हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म ये समझते थे कि इंडिया से अलग होने के बाद वो इस खित्ते को, इस मुसलमान खित्ते को एक मॉडर्न और बेहतरीन स्टेट बना पाएंगे, और ये उनका मकसद था भी सही। अगर आप जिना की पॉलिसीज़ देखेंगे, अगर बिल्कुल इनिशियली आप कायद-ए-आज़म के फ़ैसले देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जिना वाकई में पाकिस्तान को एक मॉडर्न स्टेट बनाना, बेहतरीन स्टेट बनाना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। कायद-ए-आज़म की कोई ऐसी बात नहीं थी जो मौजूदा पाकिस्तान में है, और जो मौजूदा पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म की बात थी वो आज मौजूदा पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलती। यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की उन्होंने हमेशा बात की, आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नज़र नहीं आती। उन्होंने नेशनलिज्म की, कौमियत की, सूबों की, अक्सरियत की, माइनॉरिटीज़ की, कौमियत की, सबकी बात की। 11 अगस्त की जो उनकी स्पीच है वो आपको आज नज़र नहीं आती। आज हमें लोग आपस में लड़े पड़े हैं, कौमियत में, फ़िरक़ेवारियत में, मज़हब में। तो ये सब डिफरेंसेस हैं ना, जो कायद-ए-आज़म का मकसद था वो अचीव नहीं हो पाया। एक लिहाज से पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान कैसा बनना चाहिए था
जो वो उनका टारगेट था उस लिहाज तक, उस हद तक हम नहीं पहुंच पाए। इन 1946 उसके बाद कायद आज़म ने फ़ौरन, जब कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है आपके रास्ते अलग, हमारे अलग। फिर 3 जून प्लान आया, लॉर्ड बेविल आ गए लास्ट वाइसरॉय। 3 जून प्लान में उन्होंने बाउंड्री ड्रॉ कर दी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान और इंडिया अब अलग होकर रहेंगे। दोनों को उन्होंने डिवाइड किया, रेड क्लिफ बाउंड्री बन गई। सिंध जो है, सिंध असम्बली से बिल पास होकर सिंध पाकिस्तान में शामिल हुआ। पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। KPK में रेफरेंडम हुआ, लोगों ने डिसाइड किया। इस लिहाज से 1947 में नया मुल्क बन के तैयार हो गया पाकिस्तान। और उसके बाद फिर मसाइल ही मसाइल हैं जो ख़त्म नहीं होते, और उन मसाइल को हम अगली क्लास में कल डिस्कस करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान होगा, यानी पाकिस्तान बनने के बाद। और दूसरा ये कि फिर हम कॉन्स्टिट्यूशंस को भी देखेंगे, हमारे जो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस गुजरे हैं, तो कल हम उसको देखेंगे फिर जहाँ तक पहुँच पाए। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि आपने बोला पाकिस्तान कायदे आज़म जो है फ्रांस में लाना नहीं चाहता था, या 18वीं तरमीम के बाद कानून विघन हो गए। 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 18वीं तरमीम में मौजूद थी। जो पहले बात मैंने बताई कि दिखने में तो वो चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 18वीं तरमीम में ये है कि सूबे जो है खुद मुख्तियार हैं अपना तालीमी निज़ाम इंट्रोड्यूस कराने के लिए, यानी जो तालीमी निज़ाम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन मरकज़ में अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, प्रोफेशनल एंड एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से। कान को यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो वही है ना। आपने डिपार्टमेंट एजुकेशन वही है, आपने नाम चेंज कर दिया उसका। 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, जो चांसलर उसका जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। और इसके अलावा आप देखें कि नेशनल करिकुलम की कितनी बात हुई। सिंगल नेशनल करिकुलम जो पाकिस्तान में इतना बड़ा डिबेटेबल टॉपिक था, वो मरकज़ ने इंट्रोड्यूस कराया, सूबे उसको तस्लीम नहीं कर रहे। भाई थर के बच्चे को अगर आप पढ़ाएं लाहौर का लिविंग स्टैंडर्ड, तो वो उसको थर के बच्चे को कैसे समझ आएगा? सिब्बी में रहने वाले बच्चे को कराची का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे समझ आएगा? और कराची के बच्चे को मकरान का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे समझ आएगा? कल्चर कैसे समझ आएगा? तो हर बच्चे की लेवल डिफरेंट है। और अब आप ये भी देखें ना, मिसाल यहाँ तो CSS कॉर्नर चल रहा है, थर में तो CSS कॉर्नर नहीं चल रहा ना, इसलिए क्योंकि यहाँ फैकल्टी भी मौजूद है, यहाँ बच्चा भी आ रहा है। शायद बच्चा वहाँ का भी पढ़ना चाह रहा हो यहाँ पर, वहाँ के आप उसे फैकल्टी मैसर कर सकते हैं, इस तरह नहीं हो सकती। जो कॉलेजेस यहाँ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ हैं, वो वहाँ नहीं है। अगर हैं तो वहाँ पर वो फैकल्टी मैसर नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो थर में रहना पसंद करेंगे? घूमना तो पसंद करेंगे, रहना कौन पसंद करेगा कि आप परमानेंट वहाँ रहे? हर कोई चाहता है, वहाँ के लोग चाहते हैं यहाँ आ जाए, तो यहाँ का वहाँ क्यों जाएगा? तो हर इलाके का डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट को आप लेवल, अगर आप उसका सिंगल नेशनल करिकुलम को लेके आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं, इस वजह से ये सूबे का हिस्सा है। देखें, इन रिटन तो सूबे को उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। मसलन NFC अवार्ड की अगर आप बात करें, आप CCI कॉमन इंटरेस्ट की अगर आप बात करें, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में तो मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे कि बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि ये है कि आर्टिकल 57-58 कहता है कि किसी भी सूबे से अगर नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं तो पहले वो सूबा इस्तेमाल करेगा, बाद में कोई और इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मसलन कोयला निकलेगा, पहले सिंध इस्तेमाल करेगा, फिर कोई बाद इस्तेमाल करेगा। गैस निकलेगा, जहाँ से निकल रहा है पहले वो सूबा इस्तेमाल करेगा। तो सुई गैस निकलता है, वो लाहौर और कराची में तो यूज़ होता है, लेकिन सुई के पास आज भी लकड़ी में खाना बनता है। तो ये असल में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं है ना। वापडा आप KE का देख लें कि ये जो वापडा है हमारा डिपार्टमेंट, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, बुनियादी तौर तो ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पहले सूबा इस्तेमाल करेगा ना, सूबे के बाद वो फिर दूसरे सूबे में जाएगी।
लेकिन हमारे पास ये है कि आप उसको वायर्स में गुजरता बस सुन सकते हैं, क्योंकि आवाज़ आती है बड़े वाले वोल्टेज की, सुन सकते हैं, लेकिन आप उसको देख भी नहीं सकते और आगे जा रही है। तो ये असल में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी आप सूबों को अप्लाई करें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करें, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर करें, मयार ज़िंदगी बेहतर करें। यहाँ तो इतनी टेंशन है कि सोता है बंदा तो भरोसा नहीं होता कि उठेगा या नहीं उठेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, अब आप पूछते जाएंगे तो फिर बात आगे तक चली जाएगी। और कोई सवाल नहीं है? बात निकली है तो दूर तक जाएगी। यार बस बहुत सवाल हो गए सच में, आप सवाल बहुत पूछते हैं। कुछ सवाल वो पूछें जितने मतलब जवाब दे पाएँ। और आप एक देखें, 2-3 चीज़ें मैंने क्लास में नोट की। एक तो आपको जब आप क्लास में आ रहे हैं तो आपको यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, ठीक है, आपको पीछे से आना चाहिए। एक मैंने नोट किया, आप क्लास में बच्चों को नहीं बिठाएंगे, साथ वाले भी डिस्टर्ब होंगे, मैं भी डिस्टर्ब होगा, सब डिस्टर्ब होंगे। और जो यहाँ सुनेंगे वो भी उनको पता चलेगा कि शायद बड़े नहीं है, बच्चों को बिठाया हुआ है। और सवाल पूछने के भी थोड़े से हैं तरीक़ेकार, आप सवाल पूछें। और दूसरी बात, हमेशा मैं आपको, अपने लिए नहीं, मैं तो एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ, आपने सवाल पूछा, जिससे भी पूछा, लाजमी नहीं है कि आप उसके जवाब से एग्री करें। उन्होंने जवाब दे दिया, आप उसे बाउंड नहीं कर सकते कि जो मैं चाह रहा हूँ वो अपनी ज़ुबान से बताओ, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अलग अलग है ना, हर बंदे की अलग नेचर है, हर बंदे का अलग सोचने का तर्ज है।